नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है जल परिवहन, है ना। क्या होता है जल परिवहन? भारत में जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता एवं पारिस्थितिक अनुकूलन साधन है। भारी व वृत्त सामानों को परिवहन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन है जल परिवहन प्रकार, है ना। जल परिवहन के कौन कौन से प्रकार है ना। तो सबसे पहला आंतरिक जल परिवहन यानी अंतःस्थलीय। इसके अंतर्गत नदियों, नहरें, पश्च जल तथा सक्रिय खाड़ियां आदि आती है। वर्तमान में भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है, परंतु सारे आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुल 3,700 किलोमीटर जलमार्ग स्वचालित यानों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। देश के कुल परिवहन में इसकी भागीदारी 1% से भी कम है। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, संरक्षण एवं निगमन हेतु 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल का स्थान आता है। आंतरिक जल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु उद्देश्य से सरकार ने 6 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है ना। जैसे हम नेशनल हाईवे पढ़ते हैं ना, वैसे ही वाटर हाईवे भी होते हैं। वाटर हाईवे भी इसके अंदर आते हैं। तो वाटर हाईवे कौन कौन से? नेशनल हाईवे तो सब पढ़ते हैं ना, वाटर हाईवे भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन कहाँ से कहाँ जाता है ना। तो जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग, सबसे पहले अगर बात की जाए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक, है ना। कौन सी नदी में है? तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी में। गंगा, भागीरथी और हुगली नदी में। लंबाई कितनी है? 1,620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेकेंड है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, असम के सदिया से धोरी तक है। कौन सी रिवर में है? तो ब्रह्मपुत्र में। कितना लंबा है? तो 851 किलोमीटर का ये हाईवे है, जलमार्ग है ना, ध्यान रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, कोल्लम से कोट्टापुरम, पश्चिमी तट नहर है। कितनी लंबाई है? तो 205 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, काकीनाडा मरक्कानम, है ना, गोदावरी कृष्णा नदी पे। कितनी लंबाई है? 1,100 मतलब 1,100 किलोमीटर की लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, तलचर से पारादीप पे। कौन सी नदी पे है? तो महानदी पे। लंबाई कितनी है? तो 623 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 6, कहां से? भंगा से लखीपुर तक है। कौन सी नदी पे? बराक नदी पे है। और कितना किलोमीटर का? तो 121 किलोमीटर का। ये सबसे छोटा है ना, ये आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है ना, ये सबसे छोटा है, ध्यान रखना है ना। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कहां से? भंगा से आपका लक्ष्मीपुरम से, है ना। कौन सी नदी पे? बराक नदी पे। थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, ये तो हो गया जल परिवहन, जो रिवर्स वगैरह जितनी भी हो रही अंदर अंदर रिवर। इसके बाद है महासागरीय जल, है ना। महासागरीय क्या है? महासागरीय तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है, किंतु तट रेखा बहुत ही कम कटी फटी है, अर्थात इसके तट पर बड़े प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम है। साथ साथ में विकसित भी कम हुए। भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, लगभग 200 गौण बंदरगाह है, मतलब 13 तो बड़े हैं और 200 छोटे बंदरगाह है। बड़े अर्थ जितने भी आपके बड़े बड़े बंदरगाह है ना, वो भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत के अन्य परिवहन साधनों की तुलना में महासागरीय परिवहन का विशेष महत्व है। भारत की मार्गों का उपयोग, भारत में जितने भी आपके वाटरवेज है जिसके अंदर, तो उसकी बात की जा रही है, तो मार्गों का उपयोग देश के मुख्य भूमि के द्वीपों के बीच परिवहन के लिए किया जाता है ना। तो अब इसमें भी जैसे बंदरगाह जितने भी आपके, जितने बड़े बड़े शिप्स वगैरह, जितने भी आपके माल वगैरह ले जाने काम आते हैं ना, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो कौन कौन से 13 बड़े बंदरगाह वो अपन यहाँ देख लेते हैं ना। जैसे मुंबई, सबसे पहले आपका आता मुंबई, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो विशेषता है वो भी अपन इसमें साथ में देखते हुए चलेंगे। तो मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पेट्रोलियम उत्पादों तथा कार्गो का संचालन वहां पे होता है। सेकेंड आता नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, इसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन, अत्याधुनिक तकनीक से युक्त पत्तन मुंबई के अंदर, ठीक है। इसमें कांडला थर्ड आता है आपका। अच्छा, एक और ध्यान रखना नाना शेवा के बारे में, नहावा शेवा के बारे में, पत्तन का भार कम करने के लिए सबसे विशालतम कंटेनर वाला, है ना। सब इसका कम करने के लिए ऑल ओवर अगर देखा जाए इसमें, तो पत्तन का भार कम करने के लिए मतलब ऑल ओवर वो जो आपका मुंबई का जो बंदरगाह है उसका थोड़ा सा कम करने के लिए अपने एक बनाया है, ठीक है ना। इसके बाद आता कांडला, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ज्वारी पत्तन है, पश्चिम तट का सबसे सक्रिय पत्तन है, भूकंप जोन वी में स्थित है, मतलब भूकंप जोन जो वी शेप जो है ना वहां पे ये अवस्थित है। इसके बाद आता मरमागुआ, ठीक है, प्राकृतिक पत्तन है, ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है, विश्व का 10वां सबसे बड़ा लो अयस्क निर्यात पत्तन है। उसके बाद आता आपका
न्यू मंगलोर। कुद्रेमुख से लोह अयस्क का निर्यात करने हेतु, कुद्रेमुख में जितना भी लोहे का अयस्क निकलता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कोच्चिन, अरब की रानी कहा जाता है कोच्चिन को, है ना, अरब की रानी। पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड पश्चिमी तट का विलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना, कोच्चिन के बारे में ध्यान रखना। इसके बाद में कोलकाता, नदी पत्तन है, मतलब नदी के अंदर बंदरगाह है। ज्वारी पत्तन है, गाद को जमाव को रोकने हेतु फरक्का बैराज की स्थापना हुगली के तट पर, ठीक है ना, याद भी ध्यान रखना। इसके बाद में हल्दिया, कोलकाता का भार कम करने के लिए, मतलब कोलकाता में जो बंदरगाह है उसका थोड़ा सा भार कम करने के लिए इन्होंने कौन सा लगाया, हल्दिया बंदरगाह, है ना, हल्दिया पत्तन नगर। इसके बाद आता पारादीप। पारादीप की बात की जाए तो कृत्रिम पत्तन है, मुख्यतः कोयले के व लोह अयस्क के निर्यात हेतु है। सबसे गहरा पोताश है, मतलब सबसे गहरा है, वहां पे आप बड़े बड़े शिप भी उतार सकते हो, ठीक है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पत्तन है, देश का सबसे गहरा भू आवेटित व सुरक्षित पत्तन है। पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया का सबसे आदर्श पत्तन, मतलब अच्छा अगर माना जाए तो विशाखापट्टनम शाप का बंदरगाह है। इसके बाद आता चेन्नई, कृत्रिम पत्तन है, पूर्वी तट का प्राचीनतम पत्तन है, दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला पत्तन है, बड़े जहाजों के लिए नहीं, समुद्री तट को मापने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका था एन्नोर, कृत्रिम परिवहन है, सार्वजनिक निगम के रूप में स्थापित भारत का पहला पत्तन है, चेन्नई का भार कम करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद तुतिकोरिन, तुतिकोरिन की बात किया जाए कृत्रिम पत्तन है, मत्स्य पालन, इसरो ISO 2002/94 का प्रमाणित भारत का पहला पत्तन है तुतिकोरिन ना। इसके बाद आता पोर्ट ब्लेयर, 2010 में बड़े बंदरगाह के रूप में अवस्थित है। 2010 में पोर्ट ब्लेयर में जो बड़े बंदरगाह उसके रूप में ये अवस्थित है। तो ओवरऑल ये कितने आपके 13 बड़े बड़े बंदरगाह के बारे में अपना डिस्कशन करा है ना। अब कुछ योजनाएं हैं जो भारत के अंदर चल रही है, उन योजनाओं के बारे में अपन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे सेतु समुद्रम, है ना, सबसे पहले आती है आपकी सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम परियोजना भारत की श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली परियोजना है। यहाँ पर आदिकाल से द्वीपों की एक देखभाल विस्तार है, जिसमें आपके राम सेतु का आदम पुल भी इसी के अंदर है। वो आज आपका राम सेतु है ना, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। यह भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर के धनुषकोटी से प्रारंभ होता है, जो अंतिम छोर है धनुषकोटी वहां से प्रारंभ होता है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तार है। जो आपका श्रीलंका का मन्नार द्वीप है वहां तक ये जाता है। नहर के निर्माण का प्रस्ताव है, इसमें बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर से आने वाले जहाजों का 650 किलोमीटर इसी द्वारा तय करनी पड़ती है। मतलब 650 किलोमीटर आपका जितना भी है बंगाल खाड़ी से जितने भी आते हैं 605 किलोमीटर इसी में तय करते हैं, जहाँ शिप्स वगैरह आते थे। सेतु समुद्रम परियोजना है, मतलब एक जाने के लिए अपने ने बना रखा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और बात करें तो इस परियोजना का विस्तार सबसे पहले 1860 में तत्कालीन नौसेना कमांडर एल्फ्रेड टेलर ने किया था, परंतु वर्तमान में राम सेतु का हवाला देकर तथा पर्यावरण संरक्षण मुद्दों को लेकर यह परियोजना विवाद में बनी हुई है। मतलब अभी क्या ये विवादित है सेतु समुद्रम परियोजना, है ना, ध्यान रखना। चलो इसके बाद आता है सागरमाला परियोजना, है ना। एक तो आपने देखा सेतु समुद्रम, नेक्स्ट आता है आपका सागरमाला। देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने, उन्हें नई तकनीकों से परिपूर्ण करने व समुद्री व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के जो भी प्रधानमंत्री रहे थे, नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इस परियोजना की घोषणा की थी। इस परियोजना के तहत निजी भागीदारी के माध्यम से पूर्वी और पश्चिम तटों के मध्य बंदरगाहों को आधुनिकीकरण तथा आधुनिक क्षमता युक्त नए बंदरगाहों का निर्माण कर जल परिवहन का उन्नत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत पहले चरण में नाहवा शेवा व कोचिन बंदरगाहों का विकास किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने सागरमाला परियोजना स्टार्ट करी थी। तो अपने इसमें जल आपकी जितने भी है जल परिवहन में अपना दो बड़ी परियोजना देखी, सेतु समुद्रम परियोजना और सागरमाला परियोजना, है ना। ऑल ओवर अपना ने ये दो चीजें देखी। इसके बाद में आता है आपका वायु परिवहन, उसके बाद राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्राम सड़कें, प्रमुख योजनाएं, ग्रीन मफलर योजना, भारतमाला परियोजना, सेतु भारतमाला, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये चीजें और बची, ये अपन आगे चलते हैं, इनको देखते हैं ना। इसी वीडियो में अब आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका आ रहा है उसमें आ रहा है वायु परिवहन। होता क्या है वायु परिवहन? तो वायु परिवहन के बारे में अगर बात करें तो वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है। भारत जैसे विशाल देश के लिए उपयोगी जरूर है, लेकिन संसाधन और धन की कमी के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो सका। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद प्रयागराज, प्रेजेंट प्रयागराज से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाने के रूप में 1920 में कुछ हवाई अड्डे बने तथा 1922 में टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत करी।
स्वतंत्रता के बाद हवाई अड्डे व वायुयान की सेनाओं का विस्तार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देश में 11 वायु सेवा की कंपनियां थी, परंतु वर्तमान में सभी को दो नवनिर्मित निगमों इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया टाटा वापिस टाटा ने वो परचेस कर ली, कंपनी में शामिल कर लिया। वर्तमान में 126 हवाई अड्डे जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के। भारत के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो कौन कौन से है ना, तो कहाँ कहाँ है और कौन कौन से, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के जो हवाई अड्डे वो कहाँ कहाँ है और कौन कौन से है ना। तो अगर प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सागानताल है ना, सांता क्रूज सॉरी है ना, सांता क्रूज मुंबई, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पालम दिल्ली, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता, अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई, प्राचीन नाम जो था इसका भीमाम्बकम हवाई अड्डा था। श्रीनगर हवाई अड्डा श्रीनगर में, श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा राजा झांसी अमृतसर में पंजाब में है ना, वीर सावरकर है पोर्ट ब्लेयर में, राजीव गांधी हवाई अड्डा है हैदराबाद में, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लाल बहादुर शास्त्री बबलपुर वाराणसी में, गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा है गुवाहाटी में, दावोशलिक हवाई अड्डा है गुवाहाटी में, जयपुर हवाई अड्डा जयपुर में, जिसको सांगलेर जयपुर में बोलते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा आपके अहमदाबाद में, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, कोंचिन हवाई अड्डा है आपके कोचिन में, कालीकट कोंचिनगोड़ा में, ठीक है ना। इसके बाद त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम केरल में, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है ना हवाई अड्डा है वो नागपुर में आपका, ठीक है। थोड़ा और आगे चल तो कोयम्बटूर हवाई अड्डा है कोयम्बटूर में, तिरुचिप्पल्ली हवाई अड्डा है तिरुपल्ली में, भुवनेश्वर हवाई अड्डा है भुवनेश्वर में, इम्फाल हवाई अड्डा इम्फाल में, और सिलीगुड़ी हवाई अड्डा आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑल ओवर आपके जितने भी हवाई अड्डे वगैरह है उसके बारे में हमने डिस्कशन करा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहला प्राइवेट कोचिंग विमानपत्तन उड़ान योजना है ना, एक स्कीम चलेगी गवर्नमेंट ने जिसको उड़ान योजना बोलते हैं, जिसका है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना, जिसमें 500 किलोमीटर 2500 रुपए में एक घंटे के लिए वो प्लेन उड़ता है ना, जिसमें जो स्टार्टिंग हुआ था 27 अप्रैल 2014 को इसको स्टार्ट करा था। 2014 को कहाँ से कहाँ, तो शिमला से दिल्ली तक इसका स्टार्टिंग थी ना। इसके बाद में थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है ना, तो पहला भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नाकाशी जम्मू कश्मीर सुरंग 9 किलोमीटर की है ना। इसके बाद में बात करें भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर है, जिस पर कौन सी ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस है ना, आपके स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे चलती है। इसके बाद में भारत का सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेन चलती है। इसके बाद में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है ना। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख में। चलो ये बात तो होगी हवाई अड्डों की। अब थोड़ा सा राज्य मार्ग और जिला सड़कें ग्राम सड़कें प्रमुख योजना ये भी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं ना। सबसे पहले राज्य मार्ग होता क्या है, तो राज्य मार्गों का निर्माण और रख रखाव का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इसका रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। यह राज्य के सभी बड़े कस्बों व नगरों को जोड़ते हैं। राज्य मार्ग की लंबाई क्रमशः अगर देखा जाए कहाँ कितने कितने राज्य मार्ग है तो उनके बारे में डिस्कशन अगर करें तो कौन कौन सा है आपके, महाराष्ट्र 1 नंबर पे, कर्नाटक 2nd, 3rd पे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु का स्थान आता है। फिर आती है जिला सड़कें। जिला सड़कें क्या होती है, ये सड़कें जिला बोर्डों को अधीन होती है, जो कस्बों और बड़े शहरों और गांवों को के अलावा उन्हें जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होती है उनको जोड़ने का ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राम सड़कें। ग्राम सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव पंचायतों द्वारा किया जाता है। योजना के तहत देश के 4 मेगा सिटी ग्राम सड़कों की बात की जाए ना, तो ग्राम सड़कों में ग्राम सड़कों का निर्माण रख रखाव कौन करता है, पंचायत द्वारा किया जाता है। भारत के सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 सड़कों द्वारा जोड़ने की योजना, मतलब जितने भी गांव है उनको आपस में सड़कों से पक्की सड़कों से जोड़ने का उनका स्टार्टिंग का चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमुख योजना है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत देश की 4 मेगा सिटीज को जोड़ने का प्रावधान, मतलब 4 बड़ी सिटीज को जोड़ने का एक स्टार्टअप करा है, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने वाली सड़कों की उच्च गुणवत्ता 4 लेन में 6 लेन की लाइन रोड बनेगा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर ऑल ओवर इसकी लंबाई है।
किस किस को जोड़ रहे हैं, तो दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से आपका दिल्ली, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। इसके बाद एक और ग्रीन मफलर योजना। यह योजना अधिक आबादी वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, रिहायशी इलाकों में स्थित राजमार्गों के आसपास क्षेत्रों में 4 लेन और 6 लेन में, जो इतने भी 4 लेन और 6 लेन है उनके साइड में पास पास में क्या नीम और आपके अशोक के जैसे पौधे लगाने की, वृक्षारोपण करने की एक योजना चलाई गई है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ आपके गवर्नमेंट जो है सिर्फ रोड बनाती है, रोड के आसपास में नेचर्स का भी ध्यान रखती है। तो नेचर्स के लिए जो रोड वगैरह बना रही है, रोड बनाने के साथ साथ में आपके जितने भी रोड बना रही है उनके साथ में साइड साइड में जितने पेड्स वगैरह लगा रही, ट्रीज वगैरह लगा रही, उनके लिए भी एक योजना बनी है जिसको बोलते हैं ग्रीन मफलर योजना, ठीक है ना। इसके बाद में आती है भारत माला परियोजना। यह सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अंतर्गत वृद्ध योजना। इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ साथ तटीय राज्यों में उनके बंदरगाहों को जोड़ने का एक योजना है। यह परियोजना सड़क परिवहन क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत गैर प्रमुख पन्नों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 30 अप्रैल 2015। मतलब कहने का मतलब जितने भी पोर्ट है, बड़े बड़े पोर्ट्स है, उन पोर्ट्स को क्या करना है, रोड के जरिए जोड़ना है, तो उनसे अपन इजी गोइंग ट्रांसपोर्ट्स वगैरह कर सके। ट्रांसपोर्ट वगैरह जुड़ेगा तो देश की इकोनॉमी में कहीं कहीं बेनिफिट होगा। इसके बाद आता सेतु भारतम योजना, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाले दुर्घटना और जान मान की हानि के लिए 4 मार्च 2016 को दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा सेतु परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। इस योजना के तहत ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिजों का निर्माण किया जाए। मतलब कहने का मतलब जितने भी ट्रेन वगैरह के, जितने भी अपन देखते हैं ट्रेन वगैरह निकलती है तो अपन क्रॉसिंग के लिए रुकते हैं। जब ट्रेन जारी होती है तो अपन गेट के वहाँ खड़े होते हैं, रुकते हैं, तो वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा। साथ साथ में एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए क्या फ्लाईओवर या फिर अंडरब्रिज का काम स्टार्ट करा। ये योजना 2019 से स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद आती है आपकी राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015। 19 सितंबर 2015 को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण की राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति जारी की। इसके तहत सड़क को कुल परियोजना का लागत 1% वृक्षारोपण निधि के रूप में निश्चित किया जाएगा। मतलब ऑल ओवर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी रोड को बनाने में 1 लाख रुपए लग रहा है तो 1 लाख रुपए का 1% अपन नेचर्स के लिए खर्च करेंगे। इसका मतलब है कि उस पर जितने भी पेड़ वगैरह लगाने के लिए उस पर खर्च करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, है ना, जिसको ग्रीन कॉरिडोर भी बोलते हैं। क्या है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर योजना के अंतर्गत श्रीनगर से कन्याकुमारी से तथा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, है ना, पूर्व पश्चिम अंतर्गत सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से उच्च गुणवत्ता युक्त महानगरों को जोड़ने की योजना है। इसकी कुल लंबाई 7142 है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटती है। मतलब उत्तर दक्षिण मतलब सिलचर से आपके लेके पोरबंदर तक और श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 7142 किलोमीटर ऑल ओवर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। ग्रीन कॉरिडोर भी आता है। थोड़ा और आगे चलें तो प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों को द्वितीय चरण के तहत कॉरिडोर सड़कों को पूरा किया गया। तीसरे चरण में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों को 4 लेन वाली बनाने की योजना है। सागरमाला योजना के बाद उपयुक्त सभी योजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जितने भी है आपकी NHAI द्वारा ये रख रखाव किया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ग्रीन कॉरिडोर, है ना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में छोटी बड़ी जितनी भी आपकी स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, आपस में सारे जुड़े हुए हैं। तो ये सारा ऑल ओवर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है इसको ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सुनोगे तो ये सारा ऑल ओवर आपका हो जाएगा, है ना। इसमें से लगभग आपके जियोग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। ज्यादा आपको एफर्ट्स डालना नहीं, इसको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। जितने ज्यादा सुनोगे आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें याद होंगे। ऑल ओवर अपना ने रेलवे परिवहन देखा है, जल परिवहन देखा है ना, महासागरीय जल परिवहन देखा है। इसके बाद में परियोजना देखी, वायु परिवहन देखा है, राजमार्ग देखे, जिला सड़कें देखी, ग्राम सड़कें, प्रमुख योजनाएं, इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर, रेलवे जोन्स, है ना। ये सारी चीजें अपने इसमें ऑल ओवर कवर करी है। अब ऑल ओवर मेरी तरफ से जियोग्राफी का ये सारा ऑल ओवर मैंने डेटा आपको दे दिया है। अगर इसके अलावा भी कुछ बचता है तो जल्द से जल्द अपन और भी कोई वीडियो लाएंगे, उसके तहत अपन स्टार्ट करेंगे। अगर जियोग्राफी में वैसे तो अब आने वाले समय में अपन जियोग्राफी का सारा अपन कवर कर चुके हैं। कुछ बचता है तो नया वीडियो आएगा। इसके अलावा अपन अब इसके बाद हिस्ट्री में चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री को एक बड़े जिस टाइप से अपना ने जियोग्राफी को कवर करा है ऐसे ही अपन हिस्ट्री को भी अब कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।
ऑल ओवर अपनों ने अभी तक इसमें जितना भी देखा है ना, अपनों ने इस वीडियो के अंदर देखा भारत के खनिज संसाधन, है ना, धात्विक खनिज, मैग्नीशियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जस्ता, टंगस्टन, अधात्विक खनिज जिसके अंदर चुना पत्थर, एस्बेस्टस, हीरा, संगमरमर, ऊर्जा खनिज देखी, भारत के ऊर्जा संसाधन देखे हैं, अल्ट्रामिक विद्युत परियोजना देखी है, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, भारत में परिवहन, है ना, ये सारी चीजें देखी। अब आने वाले समय में आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसके अंदर अपन देखेंगे भारत की जलवायु, है ना, जियोग्राफी का एक बड़ा वीडियो, एक बड़ा पोर्शन भारत की जलवायु आने वाले समय में। इसके बाद का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो रहेगा भारत की जलवायु, उसको कंप्लीट करेंगे और जियोग्राफी को फिनिश करेंगे।